अलावा दौरे पड़ते हैं, म्यूट हो दो, जिनको दौरे पड़ते हैं वो भी एक क्रोनिक डिजीज का पार्ट है। देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइथीनिया ग्रेविस, पार्किंसन, अंगों में कंपन, बुढ़ापे में आज तक ज्यादातर काफी लोगों के बहुत जल्दी भी शुरू हो जाता है, तो ये पार्किंसन डिजीज का एक पार्ट है। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस, आंत की बीमारी, बड़ी आंत में सूजन या इस तरह का कोई प्रॉब्लम जो है वो भी क्रोनिक डिजीज का एक पार्ट है। सोराइसिस ऑफ लीवर, लीवर में कई बार फैटी लीवर हो गया या कोई और लीवर की प्रॉब्लम्स है, भूख नहीं लगती है, खाना पान पचता नहीं है, तो ये सब बातें क्रोनिक डिजीज का पार्ट है, सिरोसिस ऑफ लीवर जिसको कहते हैं। देन थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर जैसे है, या ब्लड की और भी कोई ब्लड रिलेटेड दुनिया भर की जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि जल्दी से क्योर नहीं होते, जिनके जो इलाज बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल है, तो ये क्रोनिक डिजीज का एक पार्ट है। कनेक्टिव डिसऑर्डर्स जैसे वैगनर्स, ग्रेनाइल माइटोसिस है, स्क्लेरोडेर्माइटिस है, पोलियराइटिस न्यूडोसा है, ये सभी कनेक्टिव टिश्यूज का, मस्कुलर बॉडी का जो मस्कुलर सिस्टम है उसकी सभी इसमें प्रॉब्लम्स है। सोराइसिस देखिए स्किन की एक बहुत ही ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आप लोग देखते हैं कि तरह तरह का लोगों के खारिश करते रहते हैं, वो झड़ता रहता है, उसको सिक्लोरिस, ये आपका सोराइसिस में कवर होता है। ये भी बहुत क्रोनिक डिजीज है, जल्दी से इसका भी इलाज संभव नहीं है। इसके अलावा डायबिटीज, आजकल भारत में आप सभी देख रहे हैं शुगर की बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं, ये भी क्रोनिक डिजीज का एक पार्ट है। देन एड्स आप सभी जानते हैं, जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स कुछ लोगों को क्या कारण कुछ भी हो जाए उसके लिए 100 तरह की बातें हो सकती हैं, कारण हो सकते हैं, आप सभी जानते हैं। ग्लूकोमा, काला मोतिया, ये भी आप सभी जान लें इस बात को, ये भी क्रोनिक डिजीज का एक पार्ट है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो भी है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, या किसी तरह का और किसी बॉडी का ट्रांसप्लांट अगर बॉडी में किया जाता है, वो भी क्रोनिक डिजीज का पार्ट है। तो ये सब बातें मैं आपको बताना चाहता था, आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो। हमने नाम तो सुन रखा है क्रोनिक डिजीज, लेकिन वो कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से हैं, क्या उसमें गतिविधि हैं, आप क्योंकि अब वीडियो है, आपको कई जगह इसके लिए ध्यान देना है। कोई क्रोनिक डिजीज का सर्टिफिकेट लेकर आता है तो उसमें आके आपको कार्रवाई करनी है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं अब दोबारा फिर अपना वो ओल्ड उस पे आ जाता हूं। आपको इसमें देखिए न्यू रिम्बर्समेंट पॉलिसी जो मैं आपको इसमें कर रहे हैं हम लोग डिस्कस, आपको बताना चाहूंगा कि देखिए इलाज गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेता है, जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। दूसरा अप्रूव्ड हॉस्पिटल जो कि पैनल पे हैं हरियाणा सरकार के, अगर वहां से आप इलाज करवाते हैं तो उसमें भी रिइंबर्समेंट हो सकता है। तीसरा अनअप्रूव्ड हॉस्पिटल्स हैं, अगर वहां से भी आप इलाज कराते हैं तो पीजीआई रेट्स पर, वो भी इन इमरजेंसी कंडीशन, अगर आप लोग वहां जाते हैं और वो इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो आप उसमें भी इलाज, वहां भी आपका रिइंबर्समेंट हो सकता है, लेकिन ओनली ऑन पीजीआई रेट्स। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या है देखिए, ये मैंने आपको जो डिस्कस किया कि फुल रिइंबर्समेंट किन कहां पर हो सकता है आपको, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज से, हरियाणा जैसे कि यूटी चंडीगढ़ में पीजीआई है, जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 16 में है, मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 में आपके चंडीगढ़ में है, एम्स न्यू दिल्ली है, या जो भी हरियाणा, अब तो हरियाणा में भी काफी मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं, उसके अलावा जो भी हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, उन सभी पर जो भी आपको रिइंबर्समेंट आपने इलाज करवाया तो आपको फुल रिइंबर्समेंट होगा जो आपने वहां पे किया है। इसके अलावा एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए अब जो अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स हैं, जो पैनल पे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उसमें टाइम टू टाइम गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, किसी को 2 साल के लिए रखा, किसी को 3 साल के लिए रखा पैनल पे। उसके बाद जो ही अगर उस किसी हॉस्पिटल का पैनल टाइम खत्म हो जाता है तो फिर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप वहां से अगर इलाज करवाते हैं तो आपको जल्दी से रिइंबर्समेंट नहीं होगा, और उस रेट पे बिल्कुल नहीं होगा जो पैनल रेट पे पहले होता था। तो इस बात का आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप इस चीज से इस साइट पे देखते रहें, ध्यान रखें, आपको पता रहे कि हाँ ये जो हॉस्पिटल्स हैं वो पैनल पे गवर्नमेंट के हैं, अब ये नहीं है। अब देखिए 2 तरह के मैंने आपको बताया, अब जो पैनल हॉस्पिटल्स हैं वो 2 तरह के हैं। कौन कौन से? एक तो वो हॉस्पिटल्स हैं जिनका तामझाम बहुत सर्विस कंडीशंस जो उनकी बहुत अच्छी हैं, जैसे कि मेदांता है,
आर्टिमिस है, और जब भी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जो जिसमें जिनका रख रखाव बहुत महंगा है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनकी सर्विसेज बहुत ही ज्यादा रिफाइंड हैं, बहुत बेटर सर्विसेज देते हैं, तो वो वहां पर आपको किस हिसाब से रिइंबर्समेंट होता है, पीजीआई रेट्स प्लस 75% ऑफ द बैलेंस अमाउंट। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए आपका किसी खर्चा, कोई आपका मान लो टेस्ट हुआ, उसका 125 रुपए अगर आपने उस हॉस्पिटल ने, पैनल हॉस्पिटल ने आपसे क्लेम किया, और गवर्नमेंट का रेट उसका मान लीजिए 25 रुपए है, तो कहने का मतलब है आपको क्या रिइंबर्समेंट होगा, 125 गवर्नमेंट का रेट है वो आपको मिलेगा, उसके अलावा 75% ऑफ द बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कितना रह गया, 100 रुपीज, 175% 75 रुपीज, तो टोटल आपको जो रिइंबर्समेंट हुआ सर, अब तो कैशलेस हो गया ना सर, टोटल आपको जो रिइंबर्समेंट हुआ वो 100 रुपीज हो गया। तो कहने का मतलब है 125 आपने वहां दिए थे, 100 आपको रिइंबर्समेंट हुआ। तो ऐसे ही कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो सिर्फ पीजीआई रेट्स और 50% ऑफ द बैलेंस अमाउंट पे, हालांकि ऐसे हॉस्पिटल्स बहुत कम हैं, या फिर पीजीआई रेट्स पे हैं, जिन लोगों का जहां पे आप इलाज कराते हैं तो सिर्फ आपको पीजीआई रेट्स के जो पेमेंट है उतनी ही मिलेगी, आपका पैसा चाहे कितना भी लगा है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अनअप्रूव्ड हॉस्पिटल से इलाज कराते हैं इन इमरजेंसी कंडीशंस, तो आपको सिर्फ इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अप्रूवल अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी, तभी आपको पीजीआई रेट्स पर उसकी पेमेंट होगी, भुगतान होगा। हाँ, अगर वो हॉस्पिटल्स, मान लीजिए आप किसी दूसरी स्टेट में जाते हैं, वहां आपको कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई, आपको जरूरत पड़ गई, तो अगर वो गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है तो उसमें भी आपको रिइंबर्समेंट हो जाएगी एज पर पीजीआई रेट्स। इस चीज का आप ध्यान रखें। हाँ, एक बात और आपको बता दें, जो पैनल पे हॉस्पिटल्स हैं उसमें आपको इलाज करवाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको कोई सिविल सर्जन से या आपका सीएमओ से कोई आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जो पैनल पे हैं उसमें आप इलाज ऐसे ही करवा सकते हैं जैसे कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि उसमें रिइंबर्समेंट आपको उसी हिसाब से होगी जिस प्रकार का वो हॉस्पिटल्स है जो कि गवर्नमेंट से पैनल पे रखा गया है, 75% वाला है या सिर्फ पीजीआई रेट्स वाला है या पीजीआई रेट्स प्लस 50% ऑफ द बैलेंस अमाउंट वाला है। तो ये डिपेंड करेगा उस हॉस्पिटल की कैटेगरी पे। अब आगे थोड़ा सा और हम चलते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे टाइम लिमिट क्या है, आपको रिइंबर्समेंट लेना है तो आपको बिल जो सबमिट करना है वो विद इन आफ्टर 6 मंथ्स, लेकिन 1 साल तक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की उसके सैंक्शन के साथ आप लोग उसको रिइंबर्समेंट करवा सकते हैं। जनरली आपको विद इन 6 मंथ उसका क्लेम लेना होता है। इसके अलावा एक चीज और आपको बताऊं, जैसे क्रोनिक डिजीजेस का मैंने आपसे सबसे पहले डिस्कस किया, तो इसमें मैंने आपको बताया 18 क्रोनिक टाइप डिजीजेस हैं जिसमें आपको ओपन मेडिकल में आप अगर फिक्स मेडिकल आपको छोड़ना पड़ेगा, फिक्स मेडिकल अलाउंस जो आपको 1000 रुपया मिल रहा है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो क्रोनिक डिजीज में ओपीडी में भी आप रिइंबर्समेंट ले सकते हैं। तो उसमें अब जो पहले 2 साल के लिए क्रोनिक सर्टिफिकेट बनाया जाता था, अब बनाने वाली किसकी जो कंसर्न अथॉरिटी कौन है, वो आपकी एक टीम है जो कि सिविल सर्जन हॉस्पिटल में है, और उसमें कम से कम 3 डॉक्टर होंगे, जिसमें से एक डॉक्टर उस डिजीज का होगा। मान लीजिए शुगर की आपको प्रॉब्लम है, शुगर का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो उसमें एक मेडिसिन का डॉक्टर होना जरूरी है। अगर किडनी से संबंधित कोई आपकी प्रॉब्लम है तो एक किडनी का डॉक्टर, यूरोलॉजी का कोई एक डॉक्टर उसमें अवश्य होगा जो सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। तो कहने का मतलब है एक स्पेशलिस्ट उस सब्जेक्ट का होगा जो प्रॉब्लम आपको है, बाकी 3 डॉक्टर्स की टीम कम से कम होगी। और अब ये सर्टिफिकेट 5 साल के लिए बनाया जाता है, पहले ये सर्टिफिकेट 2 साल के लिए बनाया जाता था, 2 साल बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता था। अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें। अब देखिए पैकेज पॉलिसी में मैं आपको बताऊं कि जो भी पैनल हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट ने अपने पैकेजेस फिक्स किए हैं उसके लिए, भाई इस प्रॉब्लम का ये पैकेज रेट है। तो जब आपको उस हॉस्पिटल्स को भी अगर वो डिजीजेस उस पैकेज में कवर होती है तो उस हॉस्पिटल को आपसे उसी हिसाब से पैसा लेना चाहिए और उसी हिसाब से आपको रिइंबर्समेंट होगा गवर्नमेंट से। अब
पहले 152 पैकेजेस थे, लेकिन 14 जुलाई 2020 में अब 1337 पैकेजेस हैं जिनके रेट गवर्नमेंट द्वारा फिक्स कर दिए गए। ऑलमोस्ट सभी बीमारियों के मैक्सिमम अब पैकेज रेट गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड कर दिए गए हैं और उन पैनल हॉस्पिटल्स को इन्हीं रेट पर आपका इलाज करना अनिवार्य है, जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप उनकी कंप्लेंट्स कर सकते हैं। देन इसके अलावा जो भी पैकेजेस रेट के अलावा कोई इम्प्लांट, कोई बॉडी में कोई आपका लगना है तो उसका भी जो या तो हरियाणा सरकार द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी रेट फिक्स किए गए हैं उसी रेट पर उनको उसका इलाज करना है। अब आगे चलते हैं हम लोग। एक सिंपल सी मैं आपको बात और बताना कि रिम्बर्समेंट के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा अब रिवाइज कर दी गए हैं रेट्स, जो हेड ऑफ द ऑफिस है उसको 3 लाख तक का रिम्बर्समेंट देने की पावर है उसके पास। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को 7 लाख और मोर देन 7 लाख एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को फुल पावर है रिम्बर्समेंट के लिए। जो क्लेम आप लोग डालेंगे उसमें लेना है उनको। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने कई बार क्या होता है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप लोग इलाज अपना करवा सकें, उसके लिए आपको एडवांस की जरूरत है। तो उस केसेस में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पे आपको इलाज कराना है तो कंपिटेंट जो अथॉरिटी है वहां की, जो डॉक्टर हैं, सीएमओ हैं या जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनसे आप वो ले सकते हैं कि कितना आपका खर्चा होगा इस प्रॉब्लम पे। कोई आपको ऑपरेशन करवाना है, कोई आपको कुछ और, आपको कोई ऐसा बॉडी में कोई ऐसा आपके कोई अंग लगना है, तो उस केस में जो उसका खर्चा टोटल होगा उसका 90% आप एडवांस ले सकते हैं। लेकिन जो पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं अगर उसमें आपको इलाज करवाना है वही, तो उस केस में 2 तरह के हॉस्पिटल मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ लोग जो हॉस्पिटल है जो पीजीआई रेट्स प्लस 75% ऑफ द बैलेंस अमाउंट पे काम करते हैं, उन हॉस्पिटल्स में आपको अगर एडवांस चाहिए आपको तो 90% ऑफ द एस्टिमेट ऑन आइडेंटिफाइड पैकेजेस, जो रेट गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए गए हैं, पैकेज रेट फिक्स, उसका 90% तक आपको एडवांस मिल सकता है। और दूसरा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो सिर्फ पीजीआई रेट्स पे काम करते हैं, उन हॉस्पिटल्स में अगर आपको इलाज करवाना है और आपको एडवांस चाहिए तो 50% ऑफ द टोटल अमाउंट उसका आपको मिल सकता है। अब इसमें बात आगे चलती है। देखिए, अब फैमिली मेंबर्स में आपका, आप सभी जानते हैं कौन कौन है। जैसे आपका स्पाउस, पेरेंट्स अगर आपके साथ रह रहे हैं और आप पर फुल्ली डिपेंडेंट है, सिस्टर जो आपके हैं फुल्ली डिपेंडेंट है और आपके साथ रह रही हैं तो एलिजिबल है वो भी। चिल्ड्रन जो आपके हैं इंक्लूडिंग लेजिटिमेट चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन, लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन, लेकिन फुल्ली डिपेंडेंट, एंड अनमैरिड विडो डॉटर जो फुल्ली डिपेंडेंट अगर आप पर है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। थोड़ा सा एक चीज आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि जो इसमें जो लिमिट्स है अमाउंट की, फुल्ली डिपेंडेंट, होली डिपेंडेंट का, हालांकि फैमिली जो पेंशन है उसके रेट रिवाइज सरकार द्वारा कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ अभी भी ओल्ड रेट जो 3500 रुपए पर मंथ का है, अभी मेडिकल रिम्बर्समेंट रूल्स के लिए रिवाइज अभी तक नहीं हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज और हम लोग आपसे, अब मैं आपको थोड़ा सा कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी फॉर रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर्स ऑफ हरियाणा एंड देयर फैमिली मेंबर्स, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। आप चीज इसका ध्यान रखें, 30/11/2017 को पहले 6 बीमारियों के लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक स्कीम लागू की थी, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी। वो पहले 30/11/2017 को सिर्फ रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स इनके लिए लागू थी, फैमिली मेंबर्स में इंक्लूड नहीं थे। लेकिन 4 अप्रैल 2018 को एक अमेंडमेंट द्वारा गवर्नमेंट ने एक चीज और इसमें ऐड की कि जो फैमिली मेंबर्स हैं आपके, पेंशनर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये कैशलेस मेडिकल जो स्कीम है, जो कि सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और पैनल हॉस्पिटल्स पर एप्लीकेबल है, उसमें 6 बीमारियां पहले इसमें कवर की गई थी, जिसमें कि कार्डियक इमरजेंसी, किसी भी तरह का एक्सीडेंट है, कैंसर स्टेज 3rd एंड 4th, ये काफी एडवांस स्टेजेस हैं कैंसर की, कोमा में, ब्रेन हेमरेज या इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन होता है बिजली से करंट लगकर अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हुई है तो सभी वो 6 की 6 बीमारियों का इलाज कैशलेस में गवर्नमेंट ने पहले डिक्लेयर किया था। और इसमें एक चीज और आपको बता दें
कि जब आप किसी पैनल हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाएंगे तो आपके पास कोई प्रूफ कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ऐसा आपके पास होना चाहिए। उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय दी नोडल अफसर। जो भी आपका नोडल अफसर है, हर एक विभाग ने अपने अपने नोडल अफसर डिक्लेयर किए। जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को नोडल अफसर बनाया गया है। बाकी विभागों में स्टेट लेवल पर एक नोडल अफसर अधिकारी बनाया गया है और उसके साथ एक डेडिकेटेड सेल क्रिएट किया गया है जो कैशलेस मेडिकल जो सुविधा है, ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट की है, इसको रेगुलेट करेंगे। अब इसमें देखिए थोड़ा सा एक चीज आप और समझ लें। जैसा कि मैंने बताया कि सभी मेडिकल कॉलेजेस पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे, प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल से ये स्कीम एप्लीकेबल है। इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड का मैंने आपको बताया कि ये आपको आधार कार्ड से लिंक होगा आपका, और सभी जो नोडल अफसर्स हैं उनको इसको जारी करना है। ये रिकॉर्ड आपका HRMS से आप लोगों के वहां से लेकर के हेल्थ की एक साइट है, उस पर सभी को डालना है। अधिकारी को, नोडल अफसर की ड्यूटी है कि सभी का डाटा, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका डाटा उसको उस साइट पर डालना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी साइट है। हाँ, अब जब भी कोई एम्प्लॉय, सबके पास आइडेंटिटी कार्ड है, हॉस्पिटल अगर जरूरत पड़ती है, जाना पड़ता है, तो उसको उसकी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। आपको आइडेंटिटी कार्ड दिखाना है, वो हॉस्पिटल, पैनल हॉस्पिटल आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा। अब कहां से वेरीफाई करेगा? एक साइट है, देखिए आप देख रहे होंगे, haryanahealth.nic.in, रेड कलर में आप लोग दिखाई दे रहा है सभी को। इस साइट पर से वो कंफर्म करेंगे कि क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तभी आपका कैशलेस में इलाज संभव हो पाएगा। अगर आपका वहां डाटा अवेलेबल नहीं है तो फिर आपका इलाज पैनल हॉस्पिटल नहीं करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आप सभी को क्या ध्यान रखना है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, कि आप लोगों का डाटा, आपके परिवार के लोगों का डाटा, जो आप पर डिपेंडेंट है उनका डाटा आपको इस साइट पर डलना चाहिए। उसके लिए आप अपने नोडल अफसर से कांटेक्ट करें। अगर नहीं डला है तो आप उसमें डलवाना सुनिश्चित करें। अब इसके अलावा जो पेंशनर है उनका डाटा NIC के थ्रू, फाइनेंस डिपार्टमेंट उनका भी डाटा सारा वहां पर अपलोड करेगा। अब बात आगे चलती है कि जो पहले कैशलेस में जब ये स्कीम 30/11/2017 को लागू की गई तो इसमें लिमिट थी 5 लाख की। 4 अप्रैल 2018 से ये लिमिट खत्म कर दी गई है। अब अगर 20 लाख या 50 लाख भी किसी को खर्च होता है इन 6 बीमारियों पे अभी तो वो सारा आपको फ्री आपका होगा, कैशलेस होगा। कोई आपको पहले पेमेंट नहीं करनी है। पहले ये था कि 5 लाख से ज्यादा खर्च हो रहा है तो आपको 7 लाख खर्च हुआ तो 2 लाख आपको जेब से देना है और 5 लाख कैशलेस होगा, और जो 2 लाख आपने जेब से दिया उसको आपको रिइंबर्समेंट करवाना है अपने डिपार्टमेंट से। लेकिन यहाँ अब वो खत्म कर दी गई है। अब कितना भी खर्च होता है आपको गवर्नमेंट से मिलेगा। अब एक चीज थोड़ा सा और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे कि जो भी पैनल रेट हैं या जो भी ऑर्गन, कोई ट्रांसप्लांट होना है, कोई आपका जो सर्जरी होनी है, कोई आपके साथ प्रोसीजर होना है बॉडी के साथ, तो उसमें जो भी गवर्नमेंट द्वारा उसके रेट फिक्स किए गए हैं उसी पर होगा और उसी हिसाब से वो क्लेम करेगा पैनल हॉस्पिटल। अगर कैशलेस में है तो, अगर कैशलेस में नहीं है तो ये नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है आप ये समझ के गए कि कैश हो जाएगा, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, ये बीमारी कैशलेस में अभी कवर नहीं होती है, तो उस केस में वो आपको टाइमली बताएंगे कि आप कैशलेस में नहीं कवर होते। लेकिन ये नहीं है कि आपका वो इलाज नहीं करेंगे, इलाज तो करेंगे, तो उसमें आपको पे करना है, फिर बाद में आप उसको रिइंबर्समेंट ले सकते हैं। अब इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट जो इसमें आपको समझनी चाहिए, हालांकि जो भी अथॉरिटी कैशलेस में आप लोगों ने इलाज करवाया, जिसको पेमेंट करनी है, किसको? नोडल अफसर को करनी है। तो नोडल अफसर अगर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है या उसके साथ जो भी लोग उन्होंने जोड़ रखा है, किसी को नोडल अफसर ने अपने साथ पार्टिसिपेट करने के लिए रखा हुआ है, तो उनको क्या ध्यान रखना है कि 2 हार्ड कॉपी वो पैनल हॉस्पिटल्स उसको भेजेगा। कब तक भेजेगा? विदिन 7 डेज ऑफ डिस्चार्ज। जब भी छुट्टी मिलती है पेशेंट को, सिर्फ विदिन 7 डेज उसको भेजना है, और विदिन 60 डेज उस हॉस्पिटल को नोडल अधिकारी जो भी उस डिपार्टमेंट का है उसको पे करना है। तो अब देखिए थोड़ा सा इसमें एक नया और मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले एक और नया इसमें रिवीजन आया है। गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान भारत में आया है उसमें क्या है कि इसको IT बेस्ड कर दिया, IT के साथ लिंक कर दिया गया है। मतलब सभी काम ऑनलाइन होंगे,
ताकि मैनुअल जो भी कार्य था, बिल भेजना है, वो भेजना है, वो सब बातें टाइम बचेगा, ताकि टाइमली पेमेंट होगी और ना हॉस्पिटल्स को परेशानी आएगी, तो वो जल्दी से इलाज सभी का कर पाएंगे। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो भी हॉस्पिटल्स, पैनल हॉस्पिटल इलाज करेगा, जब भी वो नोडल अफसर को बिल भेजेगा तो एक डिक्लेरेशन भी उसमें साथ में भेजनी है कि जो उन्होंने इलाज किया है वो प्रिस्क्राइब्ड रेट, जो गवर्नमेंट का रेट है, उस पर किया है और इसमें कोई गड़बड़ बिल में नहीं है, कोई मेलाफाइड कोई काम नहीं किया गया है। ये भी उसको, जो भी बिल भेजे जा रहे हैं वो सब जेन्युइन है, इसमें कोई हेराफेरी इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, ये जो डिक्लेरेशन है ये एक एफिडेविट की फॉर्म में है, ताकि पीछे आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में आया है कि काफी नकली बिल बना बना के लोगों से हॉस्पिटल्स लेते रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जब एफिडेविट फॉर्म में डिक्लेरेशन ली जाती है तो फिर उसमें कोई इंक्वायरी की भी जरूरत नहीं रहती, डायरेक्ट उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, जो भी कार्य करना चाहे, जो भी टर्म एंड कंडीशन में रखा जाता है वो कार्रवाई की जा सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, आप लोगों के आधार कार्ड को इसके साथ लिंक के साथ जोड़ने का एक और फायदा है कि मान लीजिए आपका डाटा तो वहां पड़ा है, जब एम्प्लॉय को कुछ साथ ऐसी जरूरत पड़ी कहीं, मान लीजिए उसका आइडेंटिटी कार्ड उसके पास नहीं है, तो अगर आधार कार्ड के साथ ये लिंक हो जाता है तो जब भी आप जाते हैं आपका उंगली लगाने से भी उनको पता लग जाता है कि ये फलां आदमी है और इसका ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो आपका इलाज कर सकते हैं। और दूसरा, इसका एक सरकार को भी फायदा है कि कोई फर्जी आदमी, पहले क्या होता था, कई बार राम कुमार गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका छोटा भाई हरीश है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो हरीश अगर बीमार होता था तो वो क्या करते थे, वहां जाके क्या करते थे, राम कुमार नाम है जिसका, इसका इलाज करवाना है हमें। तो कोई चीजें ऐसी रिकॉर्ड पे नहीं आती थी। ऐसे कई केसेस गवर्नमेंट के पास आए हैं, फिक्टिशियस नाम से दूसरे व्यक्ति का इलाज हो गया और राम कुमार ने छुट्टी ले ली, 4 दिन के लिए घर पे रहा, वो उसका इलाज हो गया हरीश का, तो जो कि ऑफिशियली वो नहीं करवा सकता था। तो ऐसी गड़बड़ को रोकने के लिए आधार से अब जब लिंक हो गया है तो इस तरह की कोई गड़बड़ व्यक्ति नहीं कर सकता है। फिर भी अगर कोई करता है तो देखिए, गवर्नमेंट ने इसमें यह भी प्रोविजन रखा है कि आपके खिलाफ पनिशमेंट एंड अपील रूल्स के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और अगर कोई हॉस्पिटल कोई बिल के अंदर गड़बड़ करता है, कोई और हेरा फेरी करता है, फालतू क्लेम करता है, उसकी कोई शिकायत होती है, तो उसको डी इम्पैनल किया जा सकता है, उसको इम्पैनलमेंट से हटाया जा सकता है, उसके खिलाफ दूसरी कार्रवाई भी होगी और पैनल से भी उसको हटाया जा सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है ताकि कोई ऐसी गड़बड़, कोई फेक, कोई डुप्लीकेट क्लेम, कोई और इस तरह की बातें ना हो। आधार कार्ड को लिंक करने का एक ये भी फायदा है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता दूं, पैकेज रेट की जहां तक बात है, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले रहे हैं या पैनल हॉस्पिटल में ले रहे हैं तो 100% आपको आपका इलाज होगा अगर वो पैकेज रेट उसके फिक्स है। तो कुछ ऐसे भी इलाज, हालांकि अब मैंने आपको बताया था 1337 समथिंग अभी पैकेजेस रेट हो गए हैं, पहले सिर्फ 152 थे, तो फिर भी अगर मान लीजिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में 0.1% कोई ऐसा इलाज आपका हुआ है जिसका पैकेज रेट सरकार द्वारा अभी तक फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो जो इलाज वो करेगा आपका हॉस्पिटल, वो नॉन पैकेज रेट है, मतलब अभी तक उसका पैकेज रेट फिक्स नहीं हुआ है। तो उस केस में वो हॉस्पिटल कैसे क्लेम करेगा? 80% ऑफ द ट्रीटमेंट विल बी कैशलेस और 20% जो ट्रीटमेंट है उसका आपको पे करना है, और जो 20% आप पे करेंगे उसको आप लोग रिम्बर्समेंट करवा सकते हैं। 2005 की जो रिम्बर्समेंट पॉलिसी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपका अमाउंट बच गया उसको आप रिम्बर्समेंट पॉलिसी के तहत क्लेम कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और आपको बता दें, जो कि कैशलेस पॉलिसी में मैंने आपको बताया 6 बीमारियों का है, ठीक है। इसके अलावा 6 बीमारियों से अलग उसके हटकर भी आप मान लीजिए कहीं ऐसी किसी प्रॉब्लम के लिए जाते हैं, तो ये नहीं है कि वो पैनल हॉस्पिटल आपको मना कर देंगे, आपका इलाज नहीं करेंगे, कैशलेस में नहीं करेंगे, अदरवाइज आपसे पेमेंट लेकर के करेंगे और आपको रिइंबर्समेंट करवा सकते हैं। लेकिन जहां तक कैशलेस की बात है, अब देखिए मान लीजिए कभी एक्सीडेंट, जैसे इसमें एक वो है
एक्सीडेंट में क्या होता है कि कई चीजें आपके साथ मान लो इन्वॉल्व हो रही हैं, कहीं आपका फ्रैक्चर में हड्डी का कोई स्टील रॉड डालनी पड़ रही है, या कोई और बॉडी के पार्ट में आपका उनको ऑपरेशन करना पड़ रहा है, तो हो सकता है कई पैकेजेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उस केस में वो हॉस्पिटल कैसे क्लेम करेगा? जो हाईएस्ट कॉस्ट पैकेज की है, जो पैकेज सबसे महंगा इलाज है, उसका 100% वो लेगा। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो कॉस्ट लगी है उसका 50%, उसके बाद 25 ये परसेंट वो इस हिसाब से क्लेम करेगा। ये सिर्फ उनके लिए जिनको पेमेंट करनी है, तो नोडल अफसर बने हुए हैं, उनको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप भी कभी उस स्टेज में आते हैं तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है। अब आती है बात कि जो भी कैशलेस में जो इलाज होगा, उसमें जब भी आप फॉलोअप के लिए जाएंगे तो फिर वो नहीं है। हालांकि ये चीज आपको एक चीज और भी आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई आदमी, आप मान ले इलाज आपने इंडोर ट्रीटमेंट करवाया, तो 7 डेज के लिए मेडिसिन का आपको अलाउड है, वो आप ले सकते हैं। अब बात देखिए, नोडल अफसर जो भी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है या कोई और व्यक्ति है, उसको जो उसकी कार्रवाई क्या है, एक तो प्रोसेसिंग ऑफ बिल, जिसको हम वो वर्कआउट कह देते हैं। इसके अलावा जो फंड्स हैं ट्रांसफर करना है जिस हॉस्पिटल को, ये भी कार्य डीडीओ एनडी इसका नोडल अफसर का है। और कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए हॉस्पिटल को कोई प्रॉब्लम थी किसी पेशेंट से, उन्होंने वहां पे झगड़ा किया, लड़ाई झगड़ा किया, तोड़फोड़ की, नुकसान किया, तो उस केस में, या किसी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है किसी हॉस्पिटल से, उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उसकी बात नहीं सुनी गई, या उसके साथ मिसबिहेव किया गया, तो ऐसे केसेस में भी जो भी ग्रीवेंसेस हो वो नोडल अफसर को दी जानी चाहिए। और नोडल अफसर देखिए सिर्फ महकमों के नहीं बने, हर एक हॉस्पिटल्स को भी अपना नोडल अफसर डिक्लेयर करना है। और वो नोडल अफसर कहाँ बैठता है, किस फ्लोर पे है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन haryanahealth.nic.in, जो कि मैंने आपको दिखाया था पीछे, ये देखिए, इसमें इस साइट पे सब ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये आज का हम लोगों का मेन मेडिकल रिम्बर्समेंट के बारे में डिस्कस हम लोगों ने किया। तो इससे संबंधित अगर कोई और आपका क्वेश्चन क्वेरी है तो आप लोग बता सकते हैं। जी हाँ, हाँ जी, हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार जी। सर मुझे एक बात पूछनी थी, अगर कोई वुमेन एम्प्लॉय अपनी मदर को डिपेंडेंट दिखा के और उसको दिखाना चाहे तो सर वो कैसे हो सकता है? अगर वो उस पर डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट का मैंने आपको बताया कि उसका सोर्स ऑफ इनकम 3500 रुपए से अगर ज्यादा है तो फिर उसको डिपेंडेंट घोषित नहीं कर सकती वो। अगर अच्छा तो डिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं तो फिर उसका इलाज करवा सकते हैं। ठीक है सर, उसके लिए प्रोसीजर क्या है सर? प्रोसीजर वही है जैसा कि आप पहले तो उसको डिपेंडेंट घोषित करें, अपनी जो कंसर्न अथॉरिटी है, जिसको जो आपका हेड ऑफ द ऑफिस है, उसको आप बताएं। बस उसके बाद फिर आप उसका इलाज, जब आपकी वो, अब देखिए अगर आपको कैशलेस में उनका इलाज करवाना है तो आपका आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, तो उसमें उनका नाम, उनका आधार नंबर, हाँ जी, ये पर्टिकुलर्स आपके आइडेंटिटी कार्ड पे होने चाहिए। ओके सर। सर ये तो कंपल्सरी नहीं है ना कि वो राशन कार्ड में भी ऐड हो? नहीं, राशन कार्ड की अलग बात है, लेकिन आइडेंटिटी, अगर कैशलेस में आप इलाज चाहते हैं तो आपके आइडेंटिटी कार्ड पे उनकी डिटेल होनी चाहिए, और वो सारी डिटेल्स haryanahealth.nic.in उस साइट पर भी अवेलेबल होनी चाहिए। ये सब 30/11/2017 को। नमस्कार, नमस्कार सर। देखिए ये, हाँ सर, एक बात बताइए। 1 मिनट सुनिए पहले प्लीज। जो 30/11/2017 की जो कैशलेस पॉलिसी सरकार पहले लेकर आई थी, जिसको 3 साल हो चुके हैं, काफी इसमें अभी तक बहुत सी चीजें पेंडिंग थी। सरकार हालांकि अब नई पॉलिसी, आयुष्मान भारत के नाम से नया एक पॉलिसी और सरकार ने इंट्रोड्यूस की है, जिसमें आप भी यो चाह रहे हैं कि भी बाकी डिजीज के ऊपर भी कैशलेस का हम लोग प्रावधान करने जा रहे हैं। हालांकि इसके बारे में अभी पूरी डिटेल्स नहीं आई है, कब तक ये संभव हो पाएगा, कब तक पेंशनर्स के लिए या उनके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए संभव हो पाएगा। 3 फेजेस में गवर्नमेंट ने कहा है कि 3 फेजेस में हम लोग, पहले फेजेस में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
सेकंड फेज में गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर्स, और थर्ड में पेंशनर्स और उनके फैमिली मेंबर्स। तो देखिए ये सब बातें, हालांकि पॉलिसी इसमें अभी टाइम लगेगा पूरा इसको इम्प्लीमेंट होने में, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को, जब तक आप लोगों का, आपके फैमिली मेंबर्स का पूरा डाटा उस साइट पर अवेलेबल नहीं होता, तो अगर आप कैशलेस के इलाज के लिए जाएंगे तो शायद आपका वो इलाज कैशलेस में मना कर सकते हैं। वैसे आपका इलाज करेंगे लेकिन कैशलेस में मना कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पर्टिकुलर को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आपका इलाज नहीं करेंगे। जी हाँ, आप बोलना चाह रहे थे, कोई प्लीज बताएं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर नमस्कार। सर ये बताइए, स्पाउस भी सर्विस में है तो क्या उसका हम ले सकते हैं? उस केस में अगर स्पाउस सर्विस में है तो फिर वो कंडीशन उन पर लागू नहीं होती, सिर्फ एक्सेप्शन स्पाउस है वो, क्योंकि स्पाउस को हम लोग डिपेंडेंट की श्रेणी में नहीं मानते। स्पाउस इज नॉट ए डिपेंडेंट। सर मुझे मेडिक्लेम मेरा का हो पहले से तो ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी सर मेडिक्लेम ले रखा हो तो क्या वो मेडिक्लेम बंद करवा दे? मेडिक्लेम ले रखा हो तो क्या मेडिक्लेम बंद करवा दे कैशलेस सुविधा लेने के लिए? नहीं, मेडिकल क्लेम देखिए वो तो ओपन में है। अगर आप ओपन में क्रोनिक डिजीज का लेना चाहते हैं तो फिर आपको फिक्स मेडिकल बंद कराना पड़ेगा अपना। अगर आप क्रोनिक डिजीज का पेमेंट लेना चाहते हैं ओपीडी में, क्योंकि इंडोर पेशेंट अगर आप हैं तो उसके लिए आपको मिलेगा वो तो आपको, अगर इंडोर आईपीडी आप पेशेंट हैं, आप उसका क्लेम ले रहे हैं तो आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर क्रोनिक डिजीज का लेना चाहते हैं फिर आपको अपना ये बंद करना पड़ेगा फिक्स मेडिकल अलाउंस। सर जो ये क्रोनिक डिजीज का है इसको कैशलेस हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं? कैशलेस हॉस्पिटल में मैडम देखिए, क्रोनिक डिजीज का जैसा कि मैंने आपको ये लिस्ट दिखाई है, तो इसमें ये क्रोनिक डिजीजेस का अभी इसमें सिर्फ 6 डिजीजेस को कवर किया गया है। जी सर, लेकिन मैंने आपको बताया था, ब्रेन आपका हेमरेज है, कोमा है, कैंसर स्टेज 3rd and 4th है, इलेक्ट्रोक्यूशंस है, हार्ट की कोई डिजीज है, उसमें अभी सिर्फ 6 बीमारियों के लिए अभी तो कैशलेस की सुविधा है। बाकी में अभी क्रोनिक डिजीज में सभी में नहीं है। हाँ, अगर आप इंडोर आप एडमिट होते हैं तो फिर आपको उसका रिइंबर्समेंट होगा। नहीं, जैसे सर मैं ये जानना चाह रही थी कि अभी क्रोनिक डिजीज के लिए हमें सरकारी हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके जो दवाइयां वहां से मिल जाती हैं वो ठीक है, अदरवाइज हम अपना मेडिकल अलाउंस बंद करवा के बाहर से लेते हैं उनको दवाइयों को, वो हमारी रिइंबर्स हो जाती है। क्या कैशलेस हॉस्पिटल में हमें क्रोनिक डिजीज अगर वहां से ट्रीटमेंट ना लें, वहां से लें तो पूरा हमें फ्री मिलेगा? नहीं, देखिए आप जो क्रोनिक डिजीज के लिए दवाइयां लेते हैं उसका आप रिइंबर्समेंट कराते हैं तो वो कैशलेस में नहीं होगा। वो कैशलेस में नहीं होगा, ये सिर्फ सर्जरी वगैरह या बड़ी उसके लिए? यस, कोई इंडोर ट्रीटमेंट, आप इसको समझ ले, इंडोर ट्रीटमेंट है तो वो कैशलेस में कवर होता है। ओके, कोई इमरजेंसी ऐसी आ गई, कोई एकदम काफी सीरियस कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बिजली से करंट है या कोमा में आ गया एकदम, या ब्रेन हेमरेज हो गया, इस तरह की जो बहुत इस तरह की बीमारी जिसमें एकदम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो वो सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। अदरवाइज रेगुलर जो हमारा ट्रीटमेंट चलेगा वो हमें लेना पड़ेगा वहां से? हाँ, रेगुलर जो ट्रीटमेंट है वो आपको, उसमें सिर्फ क्रोनिक डिजीज में आपको रिइंबर्सेबल है। वैसे जो दूसरा आप लोग भाई वैसा कुछ दिखा रहे हैं, बीपी रहता है, कुछ और रहता है, तो उसमें अगर आप लोग दिखा रहे हैं तो उसमें आपको कोई रिइंबर्समेंट नहीं होगा। या तो आप क्रोनिक डिजीज का सर्टिफिकेट बनवाएं, फिर आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस बंद करना है, तब आपको वो रिइंबर्समेंट हो सकता है। जी जी जी, थैंक यू सर। तो देखिए ये चीजें हेलो डिस्कस की। हाँ जी, हेलो सर, बताइए। कैशलेस इलाज के लिए फैमिली मेंबर का कहाँ नाम डलवाना पड़ेगा जी? किस तरह से क्या करना पड़ेगा? आपके जो आपका आइडेंटिटी कार्ड बनेगा उसमें भी नाम होना चाहिए, और जो वो सारा डाटा, देखिए एक चीज आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें, काफी लोगों के साथ ये दिक्कत है। आप लोगों का जो डाटा है वो जब तक haryana.health.nic.in उस साइट पर अवेलेबल नहीं है, तब तक आपका इलाज
पैनल हॉस्पिटल के जो लोग हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी लोग हैं, वो आपका इलाज कैशलेस में नहीं करेंगे। आपका डाटा वहां होना चाहिए। अच्छा, वहां पे डाटा अपलोड कौन करेगा, इस चीज को भी आप समझ लें। हाँ जी। जो नोडल अफसर आपके डिपार्टमेंट का है, वो आप सभी का डाटा, आपके फैमिली मेंबर्स का डाटा हेल्थ डिपार्टमेंट को भेजेगा और हेल्थ डिपार्टमेंट उस साइट को ऑपरेट करता है, haryanahealth.nic.in। उस पर वो डाटा अपलोड करने की पावर सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट को। ठीक है। अगर आपका डाटा वहां अवेलेबल है, जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं पैनल हॉस्पिटल में, वो आपका डाटा वहां से चेक करते हैं कि आप वाकई में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर है, तो आपको वो इलाज उनका करेंगे। अगर आपका डाटा वहां अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपका इलाज संभव कैशलेस में बिल्कुल नहीं। पैनल पे तो आपको पेमेंट करके तो हो जाएगा, लेकिन कैशलेस नहीं होगा। ठीक है। गवर्नमेंट ने कंडीशन रखी है कि वो वेरीफाई करने के उपरांत ही। हाँ, एक बात और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हुई, आपने समझा कि कैशलेस में इलाज होगा, आप वहां पहुंच गए, उन्होंने आपको चेक किया, और अगर कैशलेस में उनको इलाज करना है तो भी आपको बताएंगे कि आपका कैशलेस में इलाज होगा, जो आपकी प्रॉब्लम है ये कैशलेस में कवर होती है। अगर नहीं होना है तो भी उस हॉस्पिटल को आपको इन एडवांस कम्युनिकेट करना है, बताना है कि आपका इलाज कैशलेस में नहीं होगा जी, हम लोग पेमेंट करें, आपको पहले पे करना है, बाद में आप अपने विभाग से रिम्बर्समेंट करवाएंगे। ये आपको पहले बताएंगे वो, ऐसा नहीं कि आप गए, आपका इलाज तो शुरू कर दिया, आपको कुछ नहीं बताया गया, गुमराह रखा गया, बाद में आपको 10 घंटे बाद कहते हैं जी अब आप पैसे जमा कराइए। ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल इस मामले में इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर रखे सभी पैनल हॉस्पिटल्स को कि सबसे पहले आपको ये बताना है, अगर कैशलेस में इलाज नहीं होता और एम्प्लॉय ये समझ रहा है कि कैशलेस में इलाज हो जाएगा मेरा इस बीमारी में, तो उसको आपको पहले क्लियर करना है, इमीडिएटली उसको बताना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ शिकायत की जा सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। सीरियल नंबर 33। हेलो जी, सीरियल नंबर 33 की अटेंडेंस लगाना में लेट आया जी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने लगा दी आपकी अटेंडेंस, थैंक यू। ठीक है। तो देखिए, सर मेरा एक सवाल है। हेलो जी हाँ, हेलो सर, नमस्ते। जी हाँ, बोलिए। सर मेरा एक सवाल है, मान लीजिए हमारे पेरेंट्स हमारे घर पे आए हुए हैं, मतलब मेरे अपने पेरेंट्स घर पे आए हुए हैं और मेरे कार्ड में कहीं पे भी उनकी एंट्री नहीं है और वो अचानक से बीमार हो जाते हैं और मैं उनका ट्रीटमेंट कराती हूँ अपने पैनल वाले हॉस्पिटल से, तो क्या रिएम्बर्स करा सकती हूँ या नहीं करा सकती? वो पैनल वाले हॉस्पिटल पे आप पहले सबसे पहली बात तो वो आप पर डिपेंडेंट है या नहीं है, पहले तो ये बात देखनी है। जिन वही फैमिली मेंबर्स का आपको इलाज करवा सकते हैं जो आप पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट नहीं है, वो केवल हमारे घर पे आए हैं उस टाइम पर, उसी टाइम पे मान लो घर पे आए तो उसका आपको रिम्बर्समेंट नहीं होगा। ठीक है जी। उनका अपना जो भी सिस्टम है वहां से उनकी पेमेंट आप लोग मतलब वहीं से वो क्लेम करेंगे, आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। सर 12 नंबर देखिए ये सब, हाँ जी बोलिए। 12 नंबर की लगाइए सर। अच्छा, अटेंडेंस तो लगा देते हैं। देखिए ये सब बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, तो आप लोगों को जो भी बातें थी, जितना मेरे को इस बारे में आपको बताना था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्रोनिक डिजीज का आपको बताया, मेडिकल आपको कैसे रिम्बर्समेंट कैसे करवाना है, कितने तरह के हॉस्पिटल्स हैं, कितने तरह के पैकेजेस हैं और कौन कौन से कहाँ किस हॉस्पिटल को क्या कार्रवाई करनी है, आपको कहाँ गलती नहीं करनी है, आपको अपना जो भी आइडेंटिटी कार्ड बनवाने हैं उस पर डिटेल्स आपकी होनी चाहिए, वो डिटेल सारी उस हेल्थ जो साइट है उस पर अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये सब बातें आपको समझनी है, तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। और इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई ऐसी गड़बड़ कोई ऐसा मिसचीवियस कार्य करना चाहता है, अनऑथराइज्ड बेनिफिट लेना चाहता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। पनिशमेंट एंड अपील रूल्स में वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, मान लीजिए का इलाज हुआ कि मान ले MRI हुई नहीं है, कोई ऑपरेशन में कुछ वैसे ही मामला वो नहीं हुआ, जो बातें वो बिल में दिखा रखी हैं, उतना जो क्लेम कर रहे हैं ऐसा उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। जी हाँ आपका प्लीज आवाज क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। सीरियल नंबर कार्ड का कोई स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड का स्पेसिफिक कोई इसका वो नहीं, फॉर्मेट नहीं है। आपको उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नाम,
और उसका एज, मेडिक्लेम, हाँ देखिए, दो तरह से आप क्लेम ना करें। अगर आप कैशलेस की सुविधा ले रहे हैं या रिइंबर्समेंट करवा रहे हैं मान लीजिए, तो आप दो तरह से क्लेम ना करें। फिर वही तो मामला है जो आपको बताया गया था कि कोई ऐसा गलत कार्य आप ना करें। दो तरह से क्लेम नहीं करेंगे आप। अगर आप वहां से क्लेम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट से नहीं करिएगा। सर मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है, क्या उसको बंद करवाने में फायदा है? नहीं, उसमें क्या फायदा है बताइए। कुछ जगह ऐसा है जहां आपको गवर्नमेंट का पैकेज रेट है। देखिए, गवर्नमेंट में जब भी आप कोई कैशलेस में इलाज होता है आपका या रिइंबर्समेंट के हिसाब से होता है, तो उसमें एक रेट फिक्स है। कुछ चीजों का आपको प्राइवेट जहां आपको है, एक तो इनकम टैक्स में फायदा आपको वहां है। दूसरा, आपका मान लीजिए खर्चा कोई ऐसी बीमारी पे आ जाता है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से, पैकेज के हिसाब से काफी रेट कम है, हॉस्पिटल्स का खर्चा ज्यादा है, तो वहां बेनिफिट ले सकते हैं। सर जैसे ट्रीटमेंट तो ले लिया कैशलेस, जी हाँ, उसके बाद रेगुलर दवाइयां बन जाती हैं, 2-4 महीने ही हमें दवाइयां खानी है, और वो रेगुलर देखिए, अगर वो तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा फिर? अगर वो डिजीज क्रोनिक में कवर हो जाती है, मान लीजिए कोई हार्ट का आपने वो किया, उसके बाद हार्ट की दवाइयां चलेंगी आपकी, तो उसमें क्या है, कोशिश ये करनी चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कि अपना क्रोनिक सर्टिफिकेट बनवा ले, और उसमें फिर आप आगे ओपीडी में जो भी दवाइयां आप भी लेते हैं वो सब आपको रिइंबर्स हो सकती है। लेकिन सर वो गवर्नमेंट वाले फिर सीएमओ उनको काट देते हैं दवाइयों को, वो जो प्राइवेट पैनल लिखता है दवाइयों को, गवर्नमेंट वाले वो काट देते हैं। वो जब काटते हैं, देखिए वो जब काटते हैं, अगर वो दवाइयां मान लीजिए कुछ जैसे कोई टॉनिक होते हैं, कोई डाइट का पार्ट है, उस केस में भी कई जगह अगर सिविल सर्जन चाहे तो जगह पे जहां उसको ये लगे कि ये एज ए मेडिसिन यूज हो रहा है, एज ए टॉनिक यूज नहीं हो रहा है, तो वो भी अलाउ हो जाता है। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में जहां उनको लगे कि ये एज ए टॉनिक काम कर रहा है, ये चीज एज ए मेडिसिन नहीं दी गई है, तो वो चीजें काट दी जाती है। नहीं सर, यहाँ पे पर्सनली मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस अनुभव रहा है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट में दवाइयाँ आई हुई हैं, उस दवाई को हम आपको पहले प्रोवाइड कराएंगे अगर हमारे पास है। अदरवाइज जो डॉक्टर प्राइवेट कैशलेस वाला हमें लिख के दे रहा है उसको वो बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करते। वो जो यहाँ से डॉक्टर लिखेगा उसको फॉरवर्ड करते हैं, दवाई कोई, मेडिसिन कोई, टॉनिक तो काट ही देते हैं। तो जो हमारा ट्रीटमेंट, मान लो मेडिसिटी से हमने कैशलेस ट्रीटमेंट लिया, तो फर्दर वो डॉक्टर फिर हमारा इलाज नहीं कर पाएगा, फिर हमारा तो चेंज हो जाएगा, हमें गवर्नमेंट से डॉक्टर तो ऐसे कैशलेस तो डॉक्टर तो कोई नहीं कर सकता, कैशलेस तो एक हॉस्पिटल के हिसाब से है मामला। हाँ जी, फिर फर्दर से ऐसा कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर जो भी कैशलेस में जब भी आपका इलाज होगा, तो वो हॉस्पिटल डायरेक्ट आपके नोडल अफसर से क्लेम करेगा, आपसे उसमें कोई आपको ना वो बिल देगा ना आपसे कोई पेमेंट लेगा। नहीं, उन डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे ना जी बाद में हम फिर। देखिए, वो तो फिर अगर आप लोग कैशलेस में चलते हैं तो वो डॉक्टर के नहीं, हॉस्पिटल के सिस्टम से चलना पड़ेगा आपको। जी जी, वो जो उस हिसाब से आप एडमिट होते हैं, इलाज करवाते हैं, तो उस हिसाब से होगा। एक पर्टिकुलर डॉक्टर से आप करना चाहते हैं तो वो तो फिर आपका कैशलेस में कवर ऐसे नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। हाँ जी, नहीं जैसे कंपनी वालों का तो ऐसा होता है ना, पूरा कर देते हैं, उनका तो पूरा का पूरा ही कर देते हैं। प्राइवेट में वो फायदा आप जो प्राइवेट जो आप लोग ले लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, मेडिकल पॉलिसी लेते हैं, वहां आपको फिर वहां से वो फायदा आप उठा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स में इस तरह का फायदा आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, बोलिए सर। रविकांत गुप्ता, मेरी अटेंडेंस रह गई है सर। अच्छा रवि जी, अटेंडेंस आपकी अभी लगा देंगे। और अभी देखिए, थोड़ा सा हम लोगों के पास 5-10 मिनट का समय है। मैं आपसे एक चीज और थोड़ा सा आप सभी के लिए, सर फ्राइडे को मुझे पता ही नहीं चल पाया, सुबह हो गई ट्रेनिंग। कोई बात नहीं, आपका नेक्स्ट बैच होगा, उसमें जो टॉपिक आपका रह गया तो उसको हम करवा देंगे। फिर ठीक है, अटेंडेंस का कैसे रहेगा सर? नेक्स्ट बैच में हम लोग आपका मोबाइल नंबर आपका जोड़ देंगे, आपको बता देंगे, आप लोग जुड़ जाना, वो टॉपिक आपका करवा देंगे। मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना, मैं आपका जब भी अटेंडेंस का सर कैसे रहेगा? अटेंडेंस तो हो जाएगी आपकी। अटेंडेंस की आप चिंता ना करें, आप नॉलेज की चिंता करें। ये आपको जो बेनिफिट मिलना है, जो ट्रेनिंग का, वो उसकी चिंता ज्यादा करें आप। ठीक है,
सेकेंडरी इशू है आपका, इज ए सेकेंडरी इशू। एक चीज मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा 5-10 मिनट के लिए। आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा हम लोग एक आज के दिन कोविड में आप सभी जानते हैं कि जल्दी से इसकी कोई वैक्सीन अभी आ गई है, लेकिन अब एकदम सभी को नहीं ऐसा अवेलेबल नहीं होंगी। तो आप सभी जानते हैं कि 3 तरह जो हम लोगों के देश में सिस्टम है, एक तो एलोपैथिक है, एक आयुर्वेदिक है और एक होम्योपैथिक है। तो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के बारे में आप लोग काफी जानते होंगे, लेकिन एक होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी हम लोगों के देश में है। वो सिस्टम थोड़ा सा उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो इसमें आप अपना वीडियो ऑन करना चाहें बेशक कर लें, आप लोगों से डिस्कस करेंगे हम लोग थोड़ा सा आपको इसके बारे में, क्योंकि एक जनरल इंसान को एक नॉलेज होनी चाहिए कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज होम्योपैथिक में बहुत अच्छे से हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सोराइसिस है, जैसे क्रोनिक डिजीज है, आप लोगों का रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एक क्रोनिक डिजीज है, और इसके अलावा जैसे शुगर है और कई बीमारियां जैसी हैं जिसका एलोपैथी क्या इलाज है कि आप पर्टिकुलर दवाइयां खाते रहें, दर्द पेन किलर खाते रहें, वही उसका एक इलाज है, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। लेकिन कोई स्किन डिजीज है तो उसमें कोई इलाज नहीं है, वो लोग अपना जो भी उनकी स्टेरॉयड है वो आपको देते हैं, उसके बॉडी पे कितने साइड इफेक्ट होते हैं उन बातों को भी हमें झेलना पड़ता है। तो एक होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसमें आप लोग दवाइयां ले सकते हैं, ये काफी वैल्यूएबल है और इमीडिएट रिलीफ भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने देखा होगा जिन लोगों ने होम्योपैथिक को यूज